जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक आप जैसे किसी दर्शक ने ही मुझे भेजा और वो टॉपिक है कि अगर 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। एक्चुअल में उनका क्वेश्चन ये था कि 11th हाउस जो कि 100% मेटीरियलिस्टिक भाव है, जब उसका स्वामी अगले भाव यानी कि 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस हम मानते हैं लिबरेशन का भाव है, मुक्ति का भाव है, जीवन छोड़ने का भाव है, तो जब मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स के हाउस का लॉर्ड 12th हाउस लिबरेशन के हाउस में जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसको समझने के लिए दर्शकों हमें वापस 11th हाउस की क्वालिटीज, उसके स्वभाव को समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 11th हाउस, जिसको इच्छा पूर्ति का भाव बोला जाता है या धन से जो लाभ हम बनाते हैं उस धन लाभ का भाव माना जाता है। अब ये दो सिग्निफिकेशंस हमें मिल गई। अब 11th हाउस के नेचुरल स्वामी कौन है उसे समझते हैं। नेचुरल स्वामी है शनि और कोलॉर्ड के रूप में हमें यहां पर राहु देवता मिलते हैं, यानी कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन इस इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामित्व है। अब थोड़ा सा इसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं कि इस भाव के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे जो मेजर नक्षत्र यहां पर 11th हाउस में है वो है राहु के स्वामित्व का शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र में हम देखते हैं कि ये शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 तारों का समूह। अब 100 तारों के समूह के मीडियम से ऋषि हमें यह बताना चाहते थे कि इंसान की जैसे 100 तारे हैं उस तरह हमारी 100 इच्छाएं हो सकती हैं। हमारी वो 100 इच्छाओं का प्रतिनिधि बनकर ये भाव हमें उन इच्छाओं की पूर्ति के बारे में बताता है कि हमें वो चीजें मिली या हम उससे अछूते रह गए। अगला नक्षत्र जो इसमें मिलता है वो मिलता है पूर्व भाद्रपद। इससे पहले जो नक्षत्र मिलता है वो मंगल का थोड़ा सा पार्ट धनिष्ठा नक्षत्र का मिलता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र भी आप जानते हो मेटीरियलिस्टिक है। शतभिषा नक्षत्र 100% मेटीरियलिस्टिक है। पूर्व भाद्रपद की शुरुआत एक्चुअल में मेटीरियलिस्टिक है। अब दर्शकों, इस चीज को भी आप समझ ले कि ये एक्चुअल में उपचय भाव है। उपचय भाव का मतलब क्या होता है कि उस भाव से रिजल्ट लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, यानी कि हमें थोड़ा ज्यादा कर्म करना पड़ेगा, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें कर्म का फल थोड़ा सा लेट मिलेगा। यानी कि एक्स्ट्रा कर्म करने का मतलब यही होता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो डाउन से मिलते हैं। यानी इसको ऐसे समझ लें कि लाइफ के शुरुआत में जो भी कर्म हमने किए, जो भी उसका कर्म फल बना, जो रिजल्ट उसका बना, वो हमें इस हाउस में थोड़ा देरी से मिलेगा। या लाइफ के हम सीधी सीधी बात कर लें कि सेकंड हाफ। वैसे भी देखा जाए जीवन चलता भी ऐसे ही है। जीवन की शुरुआत में हमारे पास शरीर स्ट्रांग होता है, मन स्ट्रांग होता है, शारीरिक ऊर्जा ज्यादा होती है, हम ज्यादा हार्डवर्क करने में सक्षम होते हैं। तो शुरुआती पीरियड में यह कहा जाता है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर का स्वभाव भी है और शरीर साथ भी दे रहा है। शुरुआती पीरियड की मेहनत का फल जीवन के दूसरे भाव यानी कि लेटर लाइफ में हमें मिल जाएगा। अब शनि का संबंध, जब शनि राहु कॉम्बिनेशन होता है दर्शकों, तो यह कॉम्बिनेशन हमें दो डिफरेंट तरह की ऊर्जाएं देता है। शनि को आप समझते हो कि शनि हमारी ब्रेक्स है, हमारा अनुशासन है, डिसिप्लिन है, और शनि धीरे धीरे स्लो मूविंग प्लैनेट होने की वजह से धीरे धीरे रिजल्ट्स देता है।
कर्म का प्लैनेट भी है और कर्म फल देने वाला प्लैनेट भी है, न्यायाधीश भी है। अब शनि की क्वालिटीज और राहु की क्वालिटीज, हालांकि दोनों वायु प्रधान प्लैनेट है, वायु प्रधान प्लैनेट होने के बावजूद दोनों के अंदर अगर हम कहें जमीन आसमान का फर्क है। शनि सेवा भाव से कार्य शुरू करता है, मगर राहु किसी भी कानून को ना मानने वाला। शनि तो न्याय करने वाला, न्याय के अधीन रहने वाला प्लैनेट है, मगर राहु तो किसी कानून को मानने वाला ही नहीं। और राहु अपने कानून खुद बनाना चाहता है, और राहु को हम माया के साथ संबंधित देखते हैं। और राहु, एक खास बात राहु की है, राहु जिस भी प्लैनेट के साथ जाता है, राहु उसकी क्वालिटीज को बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। यानी कि शनि की क्वालिटीज को जब राहु के साथ आएंगे, राहु उसको बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा। शनि की क्वालिटीज को बढ़ाने से न्याय के साथ जो संबंध बनना चाहिए वो मगर यहां पर बनता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि राहु लॉलेसनेस की स्थिति भी देता है। और राहु क्योंकि माया का प्रतिनिधि है, अब माया को दर्शकों 11th हाउस समझाने के लिए सबसे बढ़िया हाउस है कि माया क्या होती है। अब माया को आज मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। नॉर्मली हम सभी कहते हैं कि माया जाल से बचो। माया का संबंध हम हमेशा लक्ष्मी के साथ जोड़ देते हैं, पैसे के साथ जोड़ देते हैं, मगर दर्शकों माया सिर्फ पैसे से ही नहीं बनती। माया का संबंध हर कर्म से जो भी भाव बनेगा, यानी कि कर्म करते हैं, कर्म का कुछ फल हमारे लिए बनता है। जो भी कर्म का फल बनेगा, अब उसमें माया कैसे आती है, अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। आप छोटे बच्चे हो, अब छोटे बच्चे को मालूम नहीं कि चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। अब छोटे बच्चे का मन करता है, जैसे स्टार्टिंग में उसे सिंपल मां का दूध मिलता है और थोड़ी देर के बाद हम थोड़ा सा बाहर का दूध देते हैं, मगर धीरे धीरे उसको किसी भी तरीके से फ्लेवर्ड मिल्क मिल गया। सपोज करिए मैंगो फ्लेवर मिल गया, स्ट्रॉबेरी मिल गया, चॉकलेट मिल गया। अब उस बच्चे को मालूम नहीं, बच्चे को टेस्ट अच्छा लगा, तो अब बच्चा क्या करेगा, अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा उस दूध को पी जाएगा। जब भी दर्शकों इस तरह की स्थिति बनती है, इससे माया पैदा होती है। अब दूध जो बच्चे के लिए पोषण देने वाली चीज है, अब क्या होगा, ज्यादा दूध पीने से पोषण मिलना तो दूर की बात, उसके पेट में प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाएगी, इंडाइजेशन आ जाएगी। अब क्या हुआ, अब देखिए, जैसे ही हम राहु के उस माया जाल में गए, यानी माया जाल का मतलब क्या होता है कि किसी बाहरी इन्फ्लुएंस से हम ग्रसित हो गए, हमें किसी चीज ने इन्फ्लुएंस कर दिया। अब हमारी बुद्धि उस इन्फ्लुएंस को एक्चुअल में एनालाइज नहीं कर पा रही। छोटा बच्चा है, हम मान सकते हैं कि अभी बुद्धि उस तरह के एनालिसिस में मतलब स्ट्रांग नहीं हुई, तो क्या होगा, अब उस ज्यादा दूध पीने से माया के प्रभाव स्वरूप उसको इंडाइजेशन मिल जाएगी। अब थोड़ा सा इसी चीज को, सब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी बात। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कंपलसरी है, सबको जाना है तो वो भी जाता है, इसमें बुद्धि की कोई बात नहीं है, ना ही कोई चॉइस की बात है। कंपलसरी है, पेरेंट्स कहेंगे स्कूल जाना है क्योंकि सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो भाई आप भी जाओ, तो बच्चा स्कूल जाता है, चाहे मन मार के जाता है। स्कूल में उसका मन कितना लगता है ये आप सब जानते ही हो, कि जब आप भी छोटे थे मन कैसा होता था। धीरे धीरे हमें मन को समझाने की आदत बननी शुरू हो जाती है, हम कहते हैं कि मन डिसिप्लिन हो रहा है, यानी कि शनि अपना प्रभाव दिखाना शुरू करा। मगर बात आ रही है राहु की। अब ये स्कूल से क्या होता है, कॉलेज बन जाता है। कॉलेज में जाते हैं तो हमें कोई पर्टिकुलर डिग्री मिल जाती है,
और जैसे ही डिग्री मिलती है हम कहते हैं कि अब हम ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, डॉक्टरेट हो गई हमारी। ये डिग्रियां हैं। और जैसे ही डिग्री मिलती है, अब आप देखिए ये मायाजाल कैसे काम कर रहा है। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से डिग्री, डिग्री से मायाजाल, हमें किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में डाल दिया जाता है कि भाई अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये हो गई, अब आप ये काम करने में सक्षम हो। तो हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम काम करना शुरू कर देते हैं, काम के फलस्वरूप हमें कुछ पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही कुछ पैसे मिलने शुरू होते हैं, हम उस पैसे को स्टार्टिंग से, आप अपने जीवन को देखिए, सब लोग कैसे करते हैं। जब पहले पैसे आते हैं तो हम अपनी मन की इच्छाओं को पूरे करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए एजुकेशन से डिग्री, वो उसका माया। एजुकेशनल डिग्री से जो आपको प्रोफेशन मिला, वो उसकी माया। प्रोफेशन से जो पैसा मिला, वो उसकी माया। और उस पैसे से अब आप बाहरी दुनिया में डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो अपने मन के हिसाब से। अब दर्शकों, ये जो मन का खेल है, ये ही एक्चुअल में माया की तरफ जाता है। यानी कि मन बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, समझना चाहता है। और बाहर की दुनिया में जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं, वो हमें क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी कि हम उस एनर्जी को, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, हम उस एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं। और जैसे ही हम रिसीव की हमने, यानी उस ऊर्जा को हमने ग्रहण कर लिया, अब क्या है, अब हम उस ऊर्जा के प्रभाव में आगे चलते जाएंगे। अब दर्शकों, माया अच्छी या बुरी नहीं होती। माया क्या है, किसी भी चीज से जो भी आगे फल अर्जित हो रहा है, अब उस फल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हम उसमें बाहरी इन्फ्लुएंस ले आते हैं। जैसे जैसे दर्शकों हमारी बुद्धि थोड़ी सी विवेकपूर्ण और ज्ञानपूर्ण होती जाती है, हम कहते हैं अब हम थोड़े से नॉलेजेबल हो गए, अब हम थोड़े से ज्ञानी हो गए। अब ज्ञानी होने का मतलब सिंपल ये है कि अब हम उस माया के प्रभाव को पहले से समझने में सक्षम हो गए। अब हम माया से ग्रसित नहीं होते। मगर राहु तो दर्शकों आपको पकड़ेगा, इन्फ्लुएंस देगा। जब राहु के इन्फ्लुएंसेस, ये तो बहुत छोटे लेवल के इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताए। आज जिस कलयुग की हम बात करते हैं दर्शकों, ये कलयुग में राहु बहुत बड़ी गवर्निंग फोर्स है। आप देखिए हर इंसान माया के प्रभाव में ग्रसित होकर उस वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ, जिसका नॉर्मल जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, उधर को भागा जा रहा है। चाहे वो पैसे की दौड़ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दौड़ है, चाहे इंटरनेट और बाकी उससे उपजी हुई सोशल मीडिया की दौड़ है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की दौड़ है। आप देखिए हर चीज में राहु ने अपने माया जाल में हमें जकड़ रखा है। अब दर्शकों, अब यहां से आप 11th हाउस को समझने का प्रयास करें। 11th हाउस में माया का प्रभाव है। अब जब माया का प्रभाव है, जो साधना करने वाले मन होंगे वो तो माया के प्रभाव को समझ लेंगे, मगर हर आदमी साधना में जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल इंसानों में के लिए माया के प्रभाव में जाना ही उनको होता है, उनका जीवन उसी तरीके से ही जाता है। वहां पर गलतियां होने की संभावना हमेशा रहती है। अब आप देखिए कि इच्छा पूर्ति के भाव में हम किस अंधी दौड़ की तरफ चल पड़ते हैं। अब दो चीजें दर्शकों यहां पर मैं आपको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, और वो दो चीजें क्या है, एक है इच्छा और दूसरी है इच्छा की पूर्ति। अब दर्शकों, इच्छा तो किसी की किसी भी चीज में हो सकती है। हम ज्ञान की इच्छा कर सकते हैं, हम धन की इच्छा कर सकते हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर की इच्छा कर सकते हैं, हम गाड़ी की इच्छा कर सकते हैं, हम कंफर्ट जोन की इच्छा कर सकते हैं, हम अपने स्टेटस को बड़ा करने की इच्छा कर सकते हैं। इच्छा कोई भी हो सकती है, और इच्छा होना या इच्छा करना ये कोई बुरी बात तो है नहीं। हालांकि हर इच्छा आपको कहां लेकर जाएगी ये इच्छा की पूर्ति के बाद आपको पता लगेगा।
अब इच्छा होना और इच्छा की पूर्ति। अब होता क्या है दर्शकों, आपने कोई काम शुरू किया और आपने देखा कि वो जो सामने वाला बिजनेसमैन है वो तो मर्सिडीज BMW में आता है। अब आपके मन में एक कील गड़ गई कि आप अब जो भी कर्म करोगे वो मर्सिडीज BMW आपके जहन के अंदर घुस गई। अब आपको गाड़ी मिल जाए आपके काम के रिजल्ट के बदौलत, आपने मेहनत करी, कर्म किया, कर्म का फल बना, उससे चंद पैसे आ गए और आप गाड़ी लेने में सक्षम हो गए। मगर गाड़ी मिलने से क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो वो मर्सिडीज BMW या उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। अब दर्शकों, इच्छा होना, इच्छा गाड़ी की, मगर गाड़ी के ऊपर जब वो लेबल लग जाता है ना दर्शकों, ये 11th हाउस की प्रॉब्लम है। हम उस अंधी दौड़ के पीछे, उस ऑब्सेशन के पीछे चल पड़ते हैं। फिर क्या होता है, उस दौड़ में तो हम भाग लिए, गाड़ी छोड़ो, गाड़ियां भी आपको मिल गई, मगर वो ब्रांड आपको नहीं मिला। जब वो ब्रांड आपको नहीं मिला तो इच्छा पूर्ति होते हुए भी आप प्रसन्न नहीं होंगे, आप आनंदित नहीं होंगे। अब यही चीज दर्शकों अब आपको समझनी है कि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव है। आपकी जो इच्छा कर्म फल से बनी, देखो इच्छा, डिजायर आपकी आ गई, साथ में आपने उस इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करना शुरू कर दिया। कर्म का जो लॉजिकल और न्यायपूर्ण फल बनेगा वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो आपको मिलेगा। वो आपको मिल गया, मगर आप उससे बड़ा फल एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो दर्शकों, एक बात क्लियरली समझ लो, एक्सपेक्टेशन आपकी कभी भी पूरी नहीं होती। हम चाहें कि हम किसी देश के राजा बन जाएं, कहीं पे सेनापति बन जाएं, कहीं पे मंत्री बन जाएं, इच्छा करने की कोई भी किसी भी लेवल की इच्छा कर सकता है, मगर इच्छा पूर्ति अगर रियलिस्टिक है, जिसको हम कहते हैं जमीनी हकीकत के साथ है, यानी कि आपके पांव जमीन से जुड़े हुए हैं, तब वो इच्छा पूर्ति होना नॉर्मल बात हुई। मगर वो इच्छाएं जो राहु की ऑब्सेशन से आई, वो आपको माया जाल में ले जाकर आपके दुख का कारण बन जाएंगी। सो दर्शकों, 11th हाउस इतना बढ़िया उपचय भाव होने के बावजूद बहुत से लोगों के लिए दुख का कारण बन जाता है, और इस दुख का कारण बनने के पीछे एस्ट्रोलॉजी के कुछ और सूत्र भी आप पकड़ लीजिए। अब ये क्या है? ये 4th हाउस का 8th हाउस है, यानी कि आपके सुख को अष्टम का रिलेशनशिप दे रहा है। दूसरा, आप इसको पकड़िए, ये छठे भाव का छठा, छठे का छठा। अब आप इस रिलेशन को देखिए, छठा भाव हम कहते हैं कि रोग ऋण शत्रु का भाव है। अब रोग ऋण शत्रु से उपजा हुआ छठा भाव, यानी कि वो इच्छाएं जहां से रोग ऋण शत्रु की उत्पत्ति हो सकती है या उसकी परिणति हो सकती है, वो 11th हाउस है। और साथ में ही दर्शकों, इस हाउस को जब हम देखते हैं बाकी चीजों से क्या है, मैं अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों की बात कर रहा हूं। अगर लग्न लॉर्ड का रिलेशनशिप आपके 11th हाउस से बन जाए, आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया। आपके 2nd हाउस के लॉर्ड का रिलेशनशिप आपके 11th हाउस से बन जाए, कमाल हो गई। शुक्र और अच्छा शुक्र का संबंध 11th हाउस से बन जाए, मजा आ जाएगा। राहु के साथ शुक्र का संबंध हो जाए, आप सोच नहीं सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन आपको कहां से कहां ले जा सकता है, अनलिमिटेड वेल्थ की तरफ। अब ये चीजें 11th हाउस से ही हैं, सारी 11th हाउस से दुख ही दुख नहीं है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं
वो ज्योतिषीय सूत्र जब आप लगाओगे और किसी के चार्ट में, जिसको हम कहते हैं प्रारब्धवश, अब प्रारब्ध क्या होता है कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल के रूप में जो चीजें आपको इस जीवन में मिल रही है वो है। अब किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा इस तरह का कॉम्बिनेशन लेकर आएगा, हो सकता है उसके लग्न लॉर्ड का संबंध 11th हाउस से हो जाए। उसको बिना कुछ किए बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री का सीईओ बनना, हम कहेंगे कि यह तो उसके भाग्य में लिखा था। यानी कि उसकी इच्छा पूर्ति, ये एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों के माध्यम से हम उसको सीधा सीधा देख सकते हैं। अब जब दर्शकों ऐसे भाव का स्वामी 12th हाउस में जाके बैठ जाए, अब 12th हाउस 11th हाउस का तो गेन हाउस है। अब गेन हमेशा बढ़िया होना चाहिए। हम कहते हैं ये तो बड़ा हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। मगर अब यहीं पर चीजें दूसरे एंगल से भी हमें देखनी पड़ेंगी। अब दोस्तों 12th हाउस क्या है? ये तो लिबरेशन का है। 11th हाउस की मेजॉरिटी चीजें आपने देखी, ये क्या थी? मेटीरियलिस्टिक चीजों की ही तो थी। अब मेटीरियलिस्टिक चीजों में मैं थोड़ा सा और इसमें धार्मिक तड़का लगा के भी आपको बात समझा देता हूं। समुद्र मंथन से जो भी चीजें निकलती हैं अप टिल अमृत आने तक, यानी कि अमृत तक आने की संभावना आपकी इच्छा पूर्ति के भाव से हो सकती है। यानी कि राहु का डोमेन है ये। राहु के डोमेन में सारी चीजें जो रियलिस्टिक दुनिया की नहीं है, उस वर्चुअल वर्ल्ड का सब्जेक्ट है, वो सारी चीजों की पॉसिबिलिटी यहां पर आपको है। 11th हाउस का संबंध राहु से हो जाए, बहुत बड़ा राजयोग है ये। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कौन से कॉम्बिनेशंस हुए दर्शकों? ये तो मेटीरियलिस्टिक है। यानी कि जो हम बाहरी प्रकृति से अपने कर्मों के माध्यम से चीजें अर्जित कर सकते थे और उससे जो लाभ के रूप में हमें धन प्राप्त होता है, वो सारा का सारा सब्जेक्ट ये 11th हाउस का ही है। 11th हाउस को हम कह सकते हैं कि ये मेटीरियलिस्टिक हाउस है, उपचय भाव है। मगर जब इसका स्वामी इससे अगले भाव यानी कि 12th हाउस में जाके बैठ जाए, अब 12th हाउस दर्शकों क्या है? वो तो लिबरेशन का भाव है, मृत्यु का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है। हर चीज जो भी कोई इंसान अपने जीवन में अर्जित कर सकता है या उसका सामर्थ्य है, जो कुछ भी उसने एक जीवन में एक्वायर किया, वो सब छोड़ के जाने का भाव है। मृत्यु के समय हर चीज खुद छूट जाएगी। 12th हाउस नेचुरल जुपिटर के स्वामित्व का है। शुक्र यहां पर एक्सॉल्ट कर जाते हैं। 12th हाउस को समझाने के लिए दर्शकों मैं बहुत सी वीडियोस में मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं कि 12th हाउस को आप आसानी से समझ सकते हो भगवान विष्णु की उस फोटोग्राफ के साथ कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु बैठे हैं, लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव को दबा रही। यानी कि एक जीवन में हम कर्मों के माध्यम से जितनी भी लक्ष्मी अर्जित कर लेते हैं, अब वो लक्ष्मी हमें आखिरी समय में आनंद दे, सुख दे। अब जब 11th का स्वामी 12th में जाके बैठ जाएगा तो वो सुख की दिशा में, आनंद की दिशा की तरफ तो जाएगा। मगर अब यहीं पर बात क्या है? क्योंकि लिबरेशन है, साथ में एक्सपेंडिचर है, चीजों का छूटना भी है। अब दर्शकों यहां पर मैं आपको एक बात थोड़ी सी कह देता हूं, क्योंकि जुपिटर का स्वभाव देने का है, चैरिटी का है। अगर हम अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करते हैं अपने कर्मों के माध्यम से, अपने प्रोफेशन के माध्यम से, अगर हम उस चीज का जो भी हमने अपने कर्म के फल के रूप में अर्जित की, अगर हम उसकी थोड़ी चैरिटी करते हैं, हमें देते हैं, तो आप देखिए तो क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं उस रूट सोर्स से जुड़ गए। अब ये कैसे समझ आएगी ये बात आपको? यानी कि 11th का स्वामी जब 12th में जाके बैठ गया, मृत्यु का भाव है, जीवन तो जाएगा। मगर जब जीवन के जाने के टाइम ये एक प्रोसेस है, ये कोई ऐसे तो है नहीं कि क्षणिक घटना तो है नहीं।
जीवन को बड़े होते होते मृत्यु तक पहुंचने में, उस लिबरेशन के क्षण तक पहुंचने में काफी समय होता है। अब शारीरिक सामर्थ्य आपकी उतनी नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं कि शरीर अब डाउन जा रहा है, शरीर डाउन जा रहा है, मगर मृत्यु अभी आई नहीं है। तब अब ये जो बीच का टाइम जोन है, ये टाइम जोन दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम कोई भी काम करते हैं, हम हमेशा कहते हैं शुक्राना करो, अपना ग्रेटिट्यूड शो करो कि परमात्मा आपका बहुत शुक्र है कि आपने हमें कर्मों के माध्यम से इतनी चीजें दी। 11th हाउस के थ्रू हमारी इच्छा पूर्ति हुई। अब इच्छा पूर्ति हो गई, अब हम आनंद में हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं मगर आनंद में हैं। लक्ष्मी जी का जो एसोसिएशन आप हमें मिल चुका है, यानी कि आप समझ सकते हो कि विष्णु भगवान के लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। अब शरीर आनंद की स्थिति में जा सकता है। कैसे जा सकता है? अगर हम उस रूट सोर्स जहां से हर तरह का धन, चीजें, ज्ञान जो भी आ सकता है, देखिए सोर्स तो है ना, हम उसे नाम दे देते हैं परमात्मा। यानी कि जब हम उस सोर्स के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता का भाव दिखाते हैं, थोड़ा सा दान दक्षिणा देते हैं, पर्टिकुलर जो हमें मिला उसके एवज में। हालांकि ये थॉट प्रोसेस भी आपके मन में आ सकता है कि परमात्मा तो सब कुछ देने वाला है, हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं। देखिए, हम परमात्मा को कुछ दे नहीं सकते और ना ही कुछ दे रहे, मगर हम अपना इंटेंट दिखा रहे हैं, अपनी कृतज्ञता का भाव दिखा रहे हैं। और 12th हाउस में जो भी इंसान कृतज्ञता का भाव दिखाएगा, उस अपने रूट सोर्स को चैरिटी कर देगा। आप देखो, आपने क्या किया, चाहते ना चाहते आपने जुपिटर और शुक्राचार्य, यानी कि शुक्राचार्य को यहां पर मैं भगवान विष्णु के रूप से उसके साथ एसोसिएट कर रहा हूं। हमने इन दो बड़ी ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर लिया ताकि उस मृत्यु के भाव में, उस लिबरेशन के प्रोसेस में हमें कष्ट ना हो। अगर आप अपने जीवन में आपने बहुत से कष्ट उठाए होंगे, बहुत मेहनत करी होगी, मगर आप अपना अंत इस तरह का चाहते हैं कि आपका बहुत स्मूथ पैसेज हो जाए, तो कृतज्ञता दिखाइए, चैरिटीज कीजिए। साथ ही में दर्शकों, अब यहां पर बात क्या आती है, थोड़ी सी चीजें आप दूसरी भी समझ लें। 12th हाउस हम कह रहे हैं भगवान विष्णु का है, मगर 11th हाउस शनि राहु, अब शनि राहु ये तो दोनों भगवान शिव के प्रतिनिधि हैं। अब भगवान शिव भी, मतलब उस ऊर्जा, क्योंकि रुद्र की ऊर्जा है, अब रुद्र की ऊर्जा अगर कृतज्ञता दिखाती है तो उसे ये दोनों बड़े देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। और जो इंसान इस तरह लिबरेशन के प्रोसेस में जाएगा, आप देखिए 11th का लॉर्ड 12th में चला जाए, क्योंकि सीधी सीधी मन की भावना क्या है, 11th का लॉर्ड 12th में गया कि मन में भाव एक ही आया कि अब हम लिबरेशन चाहते हैं, इस जीवन मरण के खेल से मुक्ति चाहते हैं। और साफ बात, यहां पर मैं थोड़ी सी बात कह दूं, किसी के 11th हाउस में अगर सिंह लग्न है, और सॉरी लग्न बोल दिया, सिंह राशि है 11th हाउस में, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, सूर्य का मतलब आत्मा या चेतना। अगर आपकी चेतना अब लिबरेशन चाहती है 12th हाउस में, अगर वो लॉर्ड यानी कि सूर्य की पोजीशन 12th हाउस में हो जाए, तो सीधा सीधा इसका मीनिंग क्या हुआ कि इच्छा भी आपकी लिबरेशन की है और आप मुक्ति चाहते भी हो, और 12th हाउस में सूर्य का होना ये मुक्ति देने की पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। सो लिबरेशन आपकी हो, कष्टदायक ना हो, आनंददायक हो, आप उसमें बहुत स्मूथ पैसेज ले जाओ, तो ये पॉसिबिलिटी 11th के लॉर्ड के 12th में, स्पेशली सिंह राशि वालों के लिए। इसी तरीके से डिफरेंट राशियों का डिफरेंट तरीके से एनालिसिस हो सकता है।
मगर फिर भी दर्शकों एक बात मैं क्लियर कट बात कहता हूं, क्योंकि जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं फलस्वरूप हमें दो चीजें सीधा सीधा मिल सकती हैं। एक तो मेटीरियलिस्टिक मनी, आप कोई भी कर्म करते हो पैसा मिलता है, और दूसरा चीज क्या है, कर्म करते हुए जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं उससे ज्ञान मिलता है। सो मनी और नॉलेज, ये दोनों चीजें आप अपने कर्म के माध्यम से ही अर्जित करते हो, यानी कि ये ही आपके इच्छा पूर्ति को पूरा करने में बात आती है। इच्छा पूर्ति आपने कितनी करी, जो भी आपने मेटीरियलिस्टिक या साइको स्पिरिचुअल ज्ञान अर्जित किया, अब आप कृतज्ञता दिखाइए। जो ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जुपिटेरियन लोग हैं, टीचर गुरु जैसे लोग हैं, उनको अब कृतज्ञतावश कह लीजिए या कृतज्ञता के भाव के साथ अपनी नॉलेज देनी चाहिए लोगों को। जिनके पास पैसा आ गया, देखिए पैसा चाहे आपके कर्म के माध्यम से आया, मगर आया तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद स्वरूप ना। तो यहां पर अब बात आती है कि आप कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड दिखाइए और चैरिटीज करिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने 12th हाउस को ही तो एक्टिवेट कर रहे हो। ये एक नेचुरल रेमेडी है 12th हाउस को एक्टिवेट करने की। और अगर हम 12th हाउस को एक्टिवेट करते करते थोड़ा सा, कई बार क्या है, राहु का प्रभाव ज्यादा भी हो सकता है दर्शकों। अब ज्यादा प्रभाव होने का मीनिंग क्या आएगा कि आपकी गाड़ी छोड़ो, गाड़ियां आपको मिल गई, वो मर्सिडीज BMW की वो जो कील गड़ी हुई थी, अभी वो फांस, अभी वो दुख आपने पकड़ा हुआ है। अगर वो दुख छूटा नहीं तो फिर क्या होगा, वो ही दुख, वो ही आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो आपके अगले जन्म का कारण बन जाएगी, आपके नेक्स्ट बर्थ का कारण बन जाएगी। 12th हाउस के लॉर्ड को जिन जिन दर्शकों को भी अपने, जिनका लॉर्ड 12th हाउस में है, तो उनको उसको उस तरीके से देखना है कि 12th हाउस लिबरेशन का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है। अब यहां पर अब आपके पास अगर ज्ञान है तो आप ज्ञान बांट दीजिए, धन है तो धन बांट दीजिए। अब यहां पर आप नहीं बांटोगे तो क्या होगा दर्शकों, छोड़ के तो जाना ही है। जीवन में जब जाएंगे साथ तो कुछ भी नहीं जाना, मगर जब हम कृतज्ञता के भाव के साथ मृत्यु के जर्नी पे प्रस्थान करते हैं, क्योंकि मृत्यु एकदम से ये कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं है, धीरे धीरे मृत्यु घटित होती है। तो जब हम उस जर्नी पे चलते हैं तो वो जर्नी आपको साक्षी भाव के साथ मिलती है। आप उस मृत्यु के पूरे प्रोसेस को अपनी खुली आंखों से देख पाते हो। और जैसे ही साक्षी भाव से हमने मृत्यु को घटित होते हुए देखा, तो क्या होता है कि मृत्यु का भय तो खत्म और उसके साथ मुक्ति का रास्ता शुरुआत। दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा मन का सब्जेक्ट कि आपको मैं समझाऊं कि जब 11th भाव का लॉर्ड 12th में चला जाए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आशा करता हूं चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी, आपको समझ में भी आएगी, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बहुत सरल भाषा में चीज़ें आपको समझा पाऊं। बाकी एक निवेदन हर वीडियो के अंत में दर्शकों मैं आपसे करता हूं, वो इस वीडियो में भी कर रहा हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस वैदिक ज्ञान का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का चैनल है। इस ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचने में आपका सहयोग चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और साथ में बेल आइकन दर्शकों आप ज़रूर दबा दें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशन जब भी नई वीडियो आए आपको समय से मिल सके और आप वीडियोस को देख पाओ और अपना कर्म उसको आगे शेयर कर पाओ। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन के साथ साथ जो रिसर्च की हम यानी कि कोशिश करते हैं, उसमें सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।